Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Allo Professionals. Students, हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट कोर पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यूनिट टू पढ़ रहे थे। यूनिट 2 में पहला जो चैप्टर है आपका वो है मेटेरियल कॉस्टिंग। मेटेरियल कॉस्टिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था मेटेरियल क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटेरियल। फिर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल। इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल वो हमने डिस्कस किया था। ओके, उसमें कुछ 6-7 पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने हैं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। मटेरियल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? वैसे देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंस है सिमिलर बहुत सारे पॉइंट्स है ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि क्यों मटेरियल कंट्रोल की क्या अहमियत है, क्या जरूरत है, सेम वो वही है कि वो क्या काम करता है। तो ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस लगभग सेम है, थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर एक अच्छा मटेरियल कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना क्यों जरूरी है, ठीक है। सो मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑब्जेक्टिव है, वो है मटेरियल कंट्रोल का मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी इंटरप्शन ना आए, ये हमेशा एक मटेरियल कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, ट्राई करता है। क्योंकि हमें मटेरियल को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्यों हमें मटेरियल के रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो चलता रहे, कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर प्रोडक्शन चलता रहेगा ना, तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। सो मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, material control system ensure that no activity, particularly production, suffer from interruption for want of the material and stores. It should be noted that this requires constantly availability of every item that needed in production process, however small it cost may be. तो सिंपल मटेरियल कंट्रोल सिस्टम ये देखता है कि भाई छोटे से छोटे चीज भी हो, जो भी हमारी प्रोडक्शन के लिए जरूरत है वो हमारे पास होना चाहिए। प्रोडक्शन किसी भी कीमत में मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से स्टॉप नहीं होना चाहिए। दूसरा जो सबसे है वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। देखो, अगर हम मटेरियल को सही तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं, सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हमें एक जो फायदा मिलेगा वो होगा मटेरियल कॉस्ट बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि हम कॉस्ट को पूरा डिसेंट तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। देखो, द ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। Since all the materials and the stores are required at lowest possible price, considering the required quality and other relevant factors like reliability in respect of delivery, holding cost to need to be minimized. Optimization और minimization of material cost. देखो, मटेरियल में हमें परचेस प्राइस पे करना है, हमें स्टोरेज कॉस्ट पे करना है, हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना है। जब जिससे हम मटेरियल खरीद रहे उस पर्टिकुलर पर्सन को हमें प्राइस पे करना है, फिर उसकी लोकेशन से हमारी जो वेयर हाउस है या फिर हमारी जो फैक्ट्री है वहां तक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, फिर हमारी वेयर हाउस में उसे स्टोर करने के लिए हमें रेंट भी पे करना पड़ता है, तो स्टोरेज कॉस्ट भी। तो ये जो तीनों कॉस्ट है, ये जहां पे सबसे ज्यादा मिनिमम होंगे वहां पे हम बोलेंगे कि हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज हुआ है। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल सिस्टम। थर्ड जो है वो है रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस। अच्छा देखो, अगर हम मटेरियल कॉस्ट सिस्टम हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी लॉसेस, वेस्टेजेस दैट मे सफर फ्रॉम डेटोरेशन इन द क्वालिटी ड्यू टू डिफेक्टिव और लॉन्ग स्टोरेज और फ्रॉम ऑब्सोलेंसेस। मटेरियल कंट्रोल सिस्टम ये ट्राई करता है कि भाई ऑब्सोलेंस की वजह से, अननेसेसरी यूज की वजह से, लॉस की वजह से वेस्टेजेस जितना रिड्यूस हो सके, डेटोरेशन की वजह से जितना वेस्टेजेस रिड्यूस हो सके वो हम करेंगे। ऑब्सोलेंट नहीं होने देंगे, जितना जरूरी है उतना ही ऑर्डर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो वेस्टेजेस है और लॉस है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हिच अल्टीमेटली इंक्रीज आवर प्रॉफिटेबिलिटी।
उसके बाद आता है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। द सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल मेंटेन्स प्रॉपर रिकॉर्ड टू एंश्योर दैट रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ऑल द आइटम्स ऑफ मटेरियल एंड स्टोर। This is not only help in detecting the losses and privileges but also facilitate proper production planning। मटेरियल कंट्रोल और एक चीज हमें हेल्प करता है, जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मटेरियल की जो डॉक्यूमेंट्स है, मटेरियल की जो रिकॉर्ड है वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो, सो दैट कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसकी डॉक्यूमेंट की जरूरत हो सकता है। प्लीफरेज वगैरह या फिर वेस्टेजेस जो है वो हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और जो भी लॉसेस वगैरह हो रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अच्छा, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, जो हमने बताया था पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कंट्रोल में, क्योंकि अगर हमारे पास एक अच्छा सिस्टम रहेगा तो हमारे पास मटेरियल का प्रॉपर स्टॉक रहेगा। अगर मटेरियल का प्रॉपर स्टॉक हमारे पास रहता है तो हमें एक चीज का हेल्प होगा, हम कस्टमर की जो डिमांड है वो टाइमली फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, सो ये सारे कुछ जो है ये है मटेरियल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल में 4-5 पॉइंट्स आते हैं। देखो, नंबर 1 इज मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज होगा वो दूसरा ऑब्जेक्टिव है। रिडक्शन इन वेस्टेजेस, वेस्टेजेस कैसे रिड्यूस होगा ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एडिक्वेट होना चाहिए, ये चौथा ऑब्जेक्टिव है। एंड कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर इन टाइम, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीशन होना चाहिए प्रॉपरली टाइम में, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। ओके, अच्छा देखो, मटेरियल कंट्रोल के ना कुछ क्या है, मटेरियल कंट्रोल के कुछ स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल। हमारा ये जो मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि हमें मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल सीखना है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें सीखना है। अगर वो हम सीख लेते तो इस चैप्टर को पढ़ने का जो हमारा एजेंडा है ना वो फुलफिल हो जाएगा। सो मटेरियल कंट्रोल नॉर्मली 3 स्टेजेस में हो सकता है। ठीक है, देखो, एक तो है कि मटेरियल जब आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो यानी कि परचेज कर रहे हो आप, तब भी उसका कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे सर? तभी जब आप मटेरियल परचेज कर रहे हो तो आपका पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो है वो ये होना चाहिए कि हम राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करें। ना तो वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना तो वो बहुत कम होना चाहिए। अगर आप राइट क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑर्डर करोगे तो आपको फायदा क्या होगा? देखो, एक तो आपको प्राइस, डिसेंट प्राइस मिलेगा। दूसरा है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि जो आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करते हो वो कम हो जाएगा। तीसरा है जो आपका स्टोरेज कॉस्ट है। सपोज आपने बहुत ज्यादा ऑर्डर कर लिया तो आपको रखने के लिए जगह तो चाहिए ना, स्पेस तो चाहिए ना। आप अगर बड़ा स्पेस लोगे तो रेंट ज्यादा आएगा। अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्डर करोगे तो गाड़ी का जो खर्चा है वो भी बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप छोटा ऑर्डर करोगे तो आपको बार बार ऑर्डर करना है, तो इसलिए गाड़ी का जो खर्चा है वो बार बार आपको पे करना है। उसके बाद अगर छोटा ले आओगे कभी भी प्रोडक्शन में शॉर्टेज आ सकता है, तो ये भी आपको चीज ध्यान रखना है। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन हमें कितना परचेज करना चाहिए रॉ मटेरियल, सो दैट वी कैन मीट आवर डिमांड ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल में क्या आता है कि हमारी गोडाउन में बहुत सारे डिफरेंट के लेवल के स्टॉक होना चाहिए। कब हमें ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कितना स्टॉक हमें हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, मैक्सिमम आप अपने गोदाम में कितना स्टॉक रख सकते हैं, ये हम बात करते हैं मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल में। अच्छा, मटेरियल यूसेज कंट्रोल में हम क्या बात करते हैं? मटेरियल यूसेज कंट्रोल में हम लोग बात करेंगे कि मटेरियल हम स्टोर से, जो हमारा स्टोरेज है, स्टोर से, वेयर हाउस से हमारी प्रोडक्शन सेंटर में हम कैसे इशू करेंगे, उस मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें बस ये ही पढ़ना है, और इन्हीं चैप्टर से, इन तीनों पॉइंट से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। सो मटेरियल कंट्रोल हैज 3 स्टेजेस: मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, मटेरियल यूसेज कंट्रोल। ठीक है, ओके। अब मटेरियल कंट्रोल जो है ना वो कुछ स्टेप्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। मटेरियल कंट्रोल कुछ स्टेप्स में है, जैसे कि परचेजिंग ऑफ द मटेरियल, रिसीविंग ऑफ द मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, इशूइंग ऑफ द मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ द इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड स्टॉक ऑडिट। ये जो है ये मटेरियल कंट्रोल के कुछ स्टेजेस है। परचेज ऑफ द मटेरियल्स, रिसीविंग ऑफ द मटेरियल्स, इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल्स, स्टोरेज ऑफ द मटेरियल्स, इशूइंग ऑफ द मटेरियल्स, मेंटेनेंस ऑफ द इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड स्टॉक ऑडिट। ये जो स्टेप्स है ये मटेरियल कंट्रोल के स्टेप्स है या फिर प्रोसीजर है। ठीक है, इसमें एक एक प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स
मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम लोग, मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। अब ये मेटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या है? एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल कैसे परचेज किया जाता है, मटेरियल परचेज करने का क्या प्रोसीजर रहता है, वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है सर, क्या ये हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या नहीं मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन आपको हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर आप ये चीज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो आपको फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। जो बच्चे सीए करेंगे, जो बच्चे सीए में करेंगे, उन्हें बहुत ज्यादा मदद करेगा हमारे लेक्चर्स जो हम अपलोड करते हैं ना यूट्यूब में, वो बाकी अलग फैकल्टी से बहुत ज्यादा अलग है। दूसरे जो फैकल्टीज है ना, वो सिर्फ शायद सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ कॉस्टिंग में, वो एक्चुअली आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक बार अगर आप इसे पूरा देखोगे तो आप फ्यूचर में बोलोगे मुझे कि हाँ सर आपने ऐसे पढ़ाया था और ऐसा हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है कॉस्टिंग करने में, या फिर सीए करने में, या फिर सीएस करने में, जो भी जहां पे भी आपका सिलेबस है। या फिर अगर आप खुद बच्चों को पढ़ाना चाहते हो ना, एमकॉम के बाद लेक्चर बनना चाहते हो, तो आप ऐसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, चलो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या है? देखो अगर मैं आपको बोलूं, सिंपली मैं आपको बोलूं कि भाई आपको एक फोन खरीदना है, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लीजिए, आपको एक फोन खरीदना है, सपोज बिग बिलियन डे आ रहा है, आपको एक फोन खरीदना है। ठीक है, तो अब फोन खरीदने के लिए आपको क्या करोगे? सबसे पहले आप बताओ सर, पहले हम तो फीचर चेक करेंगे, सर हमें कौन सा फोन चाहिए, फीचर्स। पहला चीज हम फोन में देखेंगे फीचर्स क्या क्या है। दूसरा सर हम क्या देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि हमें फीचर्स तो चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कि हमें सर कौन सा कॉल। पहला जो हम देखेंगे कि हमें फोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो है नीड ऑफ द फोन। नीड ऑफ द फोन, नीड ऑफ द फोन मतलब आपको फोन क्यों चाहिए। जैसे मुझे फोन चाहिए कि मैं वीडियोस बना सकूं, तो मुझे एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा हो सके। किसी को अगर फोटो खींचना है तो उसे फोटो वाला फोन चाहिए, किसी को अगर गेमिंग करना है तो उसे गेमिंग वाला प्रोसेसर वाला फोन चाहिए। तो पहला का जो काम है वो है नीड ऑफ द फोन, फोन आपको क्यों चाहिए। दूसरा है फीचर्स, फीचर्स मतलब फोन में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को देखोगे, और इसमें आप देखोगे कि फोन का ब्रांड कौन सा है। ठीक है, या फिर तीसरा आप देखोगे प्राइस, तीसरा जो सबसे देखोगे वो है प्राइस क्या है। अब हर किसी का तो जो हर किसी की मतलब चाहत होता है कि मैं आईफोन यूज करूँ या फिर सैमसंग S25 अल्ट्रा यूज करूँ, लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है ना कि लाख 1.5 लाख का फोन यूज करे। तो जितना आपका बजट है पहले आपको वो डिसाइड करना है। अब एक बार बजट आपने डिसाइड किया तो आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को बोलोगे, क्योंकि आप तो खुद पैसा खरीदते नहीं हो ना, आप तो खुद पैसा बनाते नहीं हो, आप इनकम नहीं कर रहे हो। सो यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स कि मुझे ये पैसा चाहिए, सॉरी मुझे ये फोन चाहिए और इतना पैसा चाहिए। तो पेरेंट्स को सपोज आपने बोला कि मुझे मम्मी 50,000 रुपीज चाहिए, मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं इतना पैसा नहीं दे सकते, 30,000 देंगे। तो उस हिसाब से आपको फिर जाके ब्रांड सिलेक्ट करना है कि कैसे मुझे कौन सी फिल्म मतलब कौन सी कंपनी का फोन खरीदना है। ब्रांड के लिए आप फ्लिपकार्ट वगैरह जाओगे, आप अमेजन वगैरह जाओगे, वहां पे ब्रांड वगैरह देखोगे कि ये वाला ब्रांड 30,000 में आ रहा है, ये वाला फोन 32,000 में आ रहा है। फिर जो भी आपका क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट वगैरह यूज करना है वो आप कर लोगे। उसके बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो जो फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय है वो आ जाएगा। उसके बाद एक बार आपको चेक करना है, ओपन बॉक्स डिलीवरी लेना है, ताकि फोन मंगाया आपने और साबुन आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, पे करोगे। पे करने के बाद या फिर आपने पे नहीं किया, वो आया ओपन बॉक्स डिलीवरी दिया, उसने फोन ऑन किया, आपने गुड्स चेक कर लिया पूरा का पूरा। उसके बाद आप फोन रिसीव करोगे, उसे पेमेंट करोगे, फिर उसके बाद आप बिल डाउनलोड कर लोगे जो इनवॉइस वगैरह है, फिर आपका काम खत्म। अब देखो ये जैसा प्रोसीजर है ना बच्चों, सिमिलर प्रोसीजर कोई कंपनी भी करता है, और जैसा आपने किया है वो भी वैसे ही करते, वो भी वैसे ही नीड देखते कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, हमें कौन सी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए, हमें कितना ऑर्डर करना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वो सब देखते हैं। और ये एग्जैक्ट ही प्रोसीजर फॉलो होता है जो आपने फोन खरीदने के लिए फॉलो किया है, और दिस इज कॉल्ड परचेज रिक्वायरमेंट प्रोसीजर। ओके चलो, सो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कहां पे होता है, नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहले आता है कि भाई कौन से क्वालिटी का मटेरियल चाहिए और क्यों चाहिए। पहला तो है कि क्यों चाहिए रॉ मटेरियल, और कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, और कौन से क्वालिटी का चाहिए। ठीक है, पहले आएगा रॉ मटेरियल हमें क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड रॉ मटेरियल।
दूसरा आएगा रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है परचेज रिक्विजिशन, जिसमें मटेरियल का फीचर्स लिखा होता है कि हमें भाई ये मटेरियल चाहिए, इतने रेट में होना चाहिए, इतना स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, इस ग्रेड का चाहिए, ऐसे लिखा होगा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब ये स्पेसिफिकेशन उसके साथ प्राइस भी लिखा होगा कि हम कितने प्राइस का खरीदना चाहते हैं, हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए और कितना चाहिए। ठीक है, और प्राइस इसका क्या होगा। उसके बाद ये रिव्यू करने के लिए वो जो भी परचेज एक्विजिशन बनाया ना, जो भी डिमांड बनाया है, वो जाता है टॉप मैनेजमेंट के पास। टॉप मैनेजमेंट जो कंपनी के सीईओ या फिर टॉप बॉस लेवल का होते हैं ना, वो लोग इस रिक्वेस्ट को रिव्यू करते हैं कि हाँ भाई इसने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर ने बोल दिया, हम उतना बनाएंगे, ये तो जरूरी नहीं है ना, हमें उतना मंगाना है या नहीं मंगाना है वो हम नहीं देखेंगे, हम एक बार रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे। तो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? रिव्यू करता है। उसके बाद वो लोग पैसा अप्रूव करते हैं, बजट अप्रूवल करते हैं। जैसे आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो कि मम्मी मुझे 50,000 का फोन चाहिए, मम्मी मान जाएगी क्या? नहीं, 30,000 बोलेंगे कि दे 30,000 का फोन ले ले। तो सिमिलर यहाँ पे बजट का भी अप्रूवल होता है। आपने बोला मुझे 10 करोड़ का खरीदना है रॉ मटेरियल, कंपनी ने बोला नहीं 8 करोड़ का खरीदो, तो बजट अप्रूवल होगा। बजट अप्रूवल होने के बाद आप क्या करोगे? जैसे आपने फ्लिपकार्ट अमेजन में जाके चेक किया, यहां पे भी आपको वैसे ही करना है। जो कंपनी होता है वो क्या करता है? कंपनी का जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो टेंडर निकालता है, न्यूज़पेपर में हो गया, आपका किसी भी गूगल वगैरह में हो गया, आड वगैरह निकालेंगे जिसमें लिखा होगा कि कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, इस क्वांटिटी का चाहिए, आप अपना प्राइस कोटेशन भेजिए। सो इसे बोलते हैं कोटेशन रिक्वेस्ट। कोटेशन रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? आपने डिफरेंट सप्लायर्स को बोला कि आप अपना प्राइस का कोटेशन हमें भेजिए। उसके बाद आएगा नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो सपोज 10 लोगों ने भेजा, 10 लोगों में से एक लोगों का, एक पर्सन का मुझे कोटेशन अच्छा लगा, मुझे लगता कि नहीं हाँ ये जो पर्सन है ये बहुत डिसेंट पर्सन है, फिर मैं उसके साथ क्या करूंगा? डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, उसके साथ प्राइस को लेकर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करूंगा। बार्गेनिंग तो इंडियन लोगों की आदत है ना, तो वहां पे थोड़ा सा मैं बार्गेनिंग वगैरह करने की ट्राई करूंगा। एक बार कॉन्ट्रैक्ट सेट हो गया, उसके बाद वो मुझे गुड्स भेज देगा। ठीक है, वो मुझे गुड्स भेजेगा, मेरी फैक्ट्री लोकेशन में गुड्स भेजेगा। अब एक बार गुड्स मेरे पास आ गया, उसके बाद मुझे 3 वे मैचिंग करना है। क्या करना है? 3 तरीके से मैच करना है, जैसे कि क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू। मतलब क्या है? मतलब कि मैंने जितना क्वांटिटी का रॉ मटेरियल मंगाया था सेम उतना ही क्वांटिटी का आया है या नहीं आया है। दूसरा क्वालिटी, जो क्वालिटी का मैंने ऑर्डर किया था सेम क्वालिटी का आया है या नहीं वो भी देखना है। एंड थर्ड है कि जितना अमाउंट का बोला था, जितना प्राइस उसने बोला था हमें नेगोशिएशन में, उतना प्राइस का उसने चार्ज किया है नहीं। अगर ये तीनों चीजें सही होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा? इनवॉइस बनाऊंगा, उसे पेमेंट कर लूंगा। जो सप्लायर है, सप्लायर को पेमेंट कर लिया, इनवॉइस बना लिया, और इससे रिकॉर्ड की तरफ से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, सो दिस इज द परचेज मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, हर एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा प्रोसीजर फॉलो होता है। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, इसलिए काम जल्दी हो जाता है। लेकिन हमें लगेगा कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग लोग हैं इसे मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो जिसके बारे में एग्जाम में शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।